दूसरे लोगों ने तो लूट किया है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, खेल घोटाला, टूजे स्पेक्ट्रम घोटाला, वर्दी घोटाला, कपड़ा घोटाला, दावा घोटाला। यहाँ तो देख रहे हैं कि चाहे राम मंदिर की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, उज्जैन की बात हो, धर्म परायणता 370 हटाने की बात हो, 35A हटाने की बात हो, लोगों को एक सामान्य स्तर पर, और मोदी के सहयोग के लिए महाराजगंज से सिगरीवाल ही आना चाहिए कि मोदी का जाकर के सहयोग करेगा। तो यहाँ तक कहते हैं कि यह राम और रावण की लड़ाई है, लोग यह कह रहे हैं कि धर्म और धर्म की लड़ाई है, या लोग कह रहे हैं कि विकास और विनाश की लड़ाई है, लोग ये कह रहे हैं कि एक लुटेरे और एक चौकीदार के बीच की लड़ाई है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। तो कफन बदलने से चेहरा नहीं बदलता। मोदी जी को लेकर के तमाम तरह की बातें रही हैं, क्योंकि आप उनके बहुत करीबी में ऐसा देखा जाता है, लोग देखते हैं कि बहुत विश्वसनीय आप उनके साथ हैं। तो आने वाले भविष्य में या फिर अब तक जो काम हुआ है मोदी जी का, उसमें जनता को क्या क्या लाभ पहुंची है, अगर मोटे तौर पे आप इसको बता पाएँ, सिर्फ सड़क को छोड़ करके, क्योंकि सड़क की तो बात आपने कर दी, सड़क के बारे में बहुत अच्छा काम हो गया है और वो लोगों को पता भी है और वो दिख भी रहा है लोगों को, ऐसा मानना है। तो जो आम लोगों तक बाकी और भी अन्य कई समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, चाहे व्यक्तिगत तौर पे लोगों की और भी समस्याएं हैं, आर्थिक लेवल पे रोजगार की बात है, इन सब चीज़ों में अभी सरकार क्या कर चुकी है और क्या क्या कर रही है जो आप जनता को बताना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने यहाँ अगर क्षेत्र की बात करूँ तो रोजगार से जोड़ने वाला एक मेरे यहाँ जलालपुर प्रखंड में कोठिया गांव, वहाँ ITBP का एक केंद्र स्थापित है। मैंने उसको 18 में देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब गए थे, उसका ओपनिंग मैंने करवाया था। आज वहाँ रोजगार बढ़ा इसलिए है कि वहाँ भर्ती केंद्र हो गया है। अच्छा। आज वहाँ ट्रेनिंग केंद्र हो गया है और पूरे उत्तर और पूरब भारत का वो सेंटर हो गया है। वहाँ भर्ती होता है तो इधर के 7-8 राज्यों के वहाँ नौजवान आते हैं और अपने यहाँ के नौजवान वहाँ घर से आकर के और भर्ती हो जा रहे हैं। लोगों को रोजगार, चूंकि हजारों लोग रहते हैं प्रति बिल्कुल रेगुलर, तो लोगों को, अगल बगल के लोगों को, रिक्शा चलाने वाले, ठेला टेम्पू चलाने वाले, बाजार में सब्जी बेचने वाले, उनको रोजगार मिलता है। आवासीय परिसर कम पड़ने से लोग अगर रहते हैं तो घर के भी लोग, कुछ अगर एक्स्ट्रा जगह है तो उसको लोग आवासीय के रूप में देते हैं, 5,000 7,000 रेंट पर देते हैं। तो ये एक लोगों का वहाँ रोजगार बढ़ा है और लोग उससे रोजगार प्राप्त लगातार कर रहे हैं। मैं अभी इधर की फिर बताऊँ, तभी महाराजगंज जो लोकसभा मेरा क्षेत्र है, जिस नाम से महाराजगंज में अभी रेक पॉइंट वहाँ हुआ है। रेक पॉइंट, अच्छा, देहात के लिए प्रथम रेक पॉइंट है, जो एक देहात के स्टेशन को रेक पॉइंट बनाया, जो हॉल्ट स्टेशन था उसको, और अभी उसका शिलान्यास आने वाले दिनों, उसमें हजारों लोगों को काम मिलेगा, जो फलदार को मिलेगा, क्योंकि रेक लगने से सारे सुविधाएं वहाँ मिले, व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को लाभ होगा। हम कुछ लोगों से बताए जो रेक लगाते हैं, कभी सिवान में लगाते हैं और यहाँ लगे तो क्या अंतर होगा? क्योंकि सिवान से मुझे लाने में पर बोरी 10 रुपया खर्च करना पड़ता है। अच्छा। आज वो महाराजगंज में भी रेक लगेगा तो 10 बोरी तो ऐसे ही मेरा बच जाएगा, और 5 रुपया अगर ग्राहक को मैं सस्ता भी दूंगा तब वो 5 रुपये में मुझे बच जाएगा। यह एक बड़ा लाभ लोगों के एक माने संदेश में है। इसके अलावा रोजगार के लिए कई एक स्किल्ड बने बच्चों को बनाने के लिए दृष्टि से भी काम वहाँ हुए हैं, जो बच्चे स्किल्ड होकर के काम अपना कर रहे हैं और उनको रोजगार देने के लायक बने हैं। बैंकों से लोन की गारंटी करा करके हम लोगों ने बैंकों से भी रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार दिया। स्वयं सहायता समूह के अपने बहनों और माताओं के माध्यम से भी उनको रोजगार दिलाने का काम माने उनको किया जा रहा है। और लोग रोजगार से भी जुड़ करके, किसान हैं, किसानों के किसान सम्मान निधि देकर के खेती करने के लायक उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। उनके पास बिजली नहीं थी तो बिजली रह रही है, घर में भी और खेत में भी जाने के लिए बिजली रह रही है, तो उसका पटवन भी सही तरीका से हो रहा है। नैनो यूरिया, नैनो DAP बना करके उनको अब बोरे में लाद करके यूरिया नहीं ले जा रहा, अब नैनो यूरिया 500 ग्राम का ले जाते हैं और उसमें ड्रोन दीदी के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि ड्रोन दीदी के माध्यम से छिड़काव होता है, तो वह भी महिला माने स्वयं सहायता समूह से हो रहा है। ड्रोन दीदियों का एक समूह बन रहा है और दीदियाँ उसको छिड़काव करेगी, उसका जो रेंट होगा उसको लेगी, और उस ड्रोन को जिसका 10 लाख रुपया तक कीमत है, सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, देने का काम करे भारत सरकार के, भारत सरकार करे, सीधे सीधे करे, तो उसका लाभ आज किसानों तक, आज उसका लाभ ये प्रखंड स्तर पे होंगे या पंचायत स्तर पर? पंचायत स्तर पर ही होंगे। अच्छा। स्वास्थ्य के दिशा में देखिए तो सबको हेल्थ कार्ड बन जाए, आयुष्मान भारत का कार्ड, और आज तो पूरे जितने राशन कार्डधारी हैं सबका बन रहा है, 14 तक बनना है। लोग लाइन लगा करके मैंने अपना आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा रहे हैं, उसमें बहुत कागजात भी नहीं चाहिए, दूर भी नहीं जाना है, जहाँ से आप PDS के सामान उठाते हैं वहाँ से आप उठा लेते हैं। माने आफत काल में भी
कोरोना का वैक्सीन तो फ्री में भी दिया गया और आज उनको अन्न भी दिया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से फ्री में राशन कार्डधारियों को मेरे क्षेत्र के भी लाखों राशन कार्डधारियों को यह अन्न और मिल रहा है। सर्व समाज तक इस भारत सरकार के लाभ पहुंचे और आज तो फिर हमारे राज्य में भी हमारी सरकार में भागीदारी हो गई, तो यह पहुंचे आज लोगों को हेल्थ से लेकर के आप कृषि तक, कृषि से लेकर के बिजली तक, पानी तक, रोड तक। घरों में पहले हमारे माताओं को शौचालय नहीं था, इज्जत घर बने हैं, घर बने, प्रधानमंत्री आवास बने हैं, लाखों के तादाद में बने हैं क्षेत्र में। तो लोग, हमें लगता है कि गरीबी रेखा से और रहन सहन उनके बदले हैं, गरीबी रेखा से भी ऊपर उठे हैं लोग, माहौल बदला है, रहन सहन का माहौल बदला है। गाँव घर में जो उज्ज्वला योजना का गैस मिला है, जो उन माताओं को या विश्वास भी नहीं होगा कि हमें गैस पर खाना बनाने का, उनको गैस मिल गया, सब्सिडी मिल रही है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिर एक तोहफा दिया कि वैसे सभी गैसधारियों को 100 रुपया फिर उस सिलेंडर पर सस्ता कर दिया। तो लोग बाग हैं, लोगों के अंदर अमन चैन और पूरा एक विश्वास है। लोगों के मन में यही है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इसलिए सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि फिर इस बार मोदी सरकार, मोदी ही रहेगा, तब देश का भी कल्याण होगा, क्षेत्र का भी कल्याण होगा और एक एक लोगों का कल्याण होगा। विरोधियों पर नकेल भी कसेगा, क्योंकि विरोधियों के भी किए कर्तव्य को लोग देख रहे हैं। यहाँ तो देख रहे हैं कि चाहे राम मंदिर की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, उज्जैन की बात हो, धर्मपरायणता 370 हटाने की बात हो, 35A हटाने की बात हो, लोगों को एक सामान्य स्तर पर एक अपने, चाहे अभी कल ही CAA आया है उसको यहाँ लागू करने की बात हो, यह तमाम चीज़ें भारत सरकार मजबूती से करने का काम कर रही है। इसीलिए लोगों का एक अलग विश्वास, मजबूत विश्वास मोदी जी पर बढ़ा है। दूसरे लोगों ने तो लूट किया है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, खेल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, वर्दी घोटाला, कपड़ा घोटाला, दावा घोटाला, माने यहाँ तक कि भी लोग इस देश के सुरक्षा से भी, इस देश के सुरक्षा के लिए आ रहे हेलीकॉप्टर, उस पर भी घोटाला लोग किया। तो अन्य जो लोग हैं आज नाम जो बदल कर, महागठबंधन, UPA गठबंधन के बाद आज जो लोग इंडिया गठबंधन कर करके आए हैं, लोग रहेंगे यह लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। तो कफन बदलने से चेहरा नहीं बदलता। लोगों के मन में है कि चेहरे पर अपना नकाब लगाया है, अपने पीछे के कुकरनामे को छिपाने के लिए लगाया है, तो लोग उस सबसे परिचित है और मोदी जी के कामों से भी लोग परिचित हैं। इसलिए लोगों के मन में जो विश्वास है, हमें लगता है कि आगे के दिन में भी यह भारत, विकसित भारत 2047 तक बने, विश्वगुरु बने, इस दिशा में एक एक लोग तत्पर होकर के, एक एक लोग इस प्रयास में स्वयं लगे हुए हैं कि नहीं, फिर मोदी ही आना चाहिए। और मोदी के सहयोग के लिए महाराजगंज से सिगरीवाल ही आना चाहिए कि मोदी का जाकर के सहयोग करेगा और मेरा भी सीधे, माने परोक्ष रूप से या सीधे मोदी को मेरा समर्थन जाएगा, देश के विकास के लिए जाएगा। यह लोगों के यह पूरे मन अंदर बैठा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह राम और रावण की लड़ाई है, लोग यह कह रहे हैं कि यह धर्म और धर्म की लड़ाई है, या लोग कह रहे हैं कि विकास और विनाश की लड़ाई है, लोग यह कह रहे हैं कि एक लुटेरे और एक चौकीदार के बीच की लड़ाई है। तो लोग, हर लोग चाहते हैं कि हम राम के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, हम लुटेरे के साथ नहीं, चौकीदार के साथ रहेंगे, हम पहरेदार के साथ रहेंगे। लोग हर चाहता है कि हम विकास के साथ रहेंगे, हम विनाशकारी तत्वों के साथ नहीं रहेंगे। तो लोग अपने आप पे तफरका कर देंगे और इसमें लोग सामूहिक रूप से जाति धर्म से ऊपर उठ करके मोदी को देख रहे हैं और देश को देख रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी, हमें लगता है कि एक नीचे तक जो संदेश, विश्वास का संदेश गया है, उसका इस चुनाव में भी और आगे भी इस देश को बड़ा लाभ मिलेगा। अंतिम सवाल, 2024 का चुनाव सामने है, वापस आप फिर जनता के बीच जाने वाले हैं। अगर इस बार आप जीतते हैं तो वो कौन से 2-3 प्रमुख काम हैं जो अभी भी आपको लगता है कि जो अभी आपके माध्यम से नहीं हो पाया और उसे आप अगले टर्म में करना चाहेंगे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें मेरे मन में था कि मेरे क्षेत्र में भी व्यक्तिगत मेडिकल कॉलेज हो जाए, बच्चों को आसानी से उसकी सुविधा मिल जाए, एक कृषि महाविद्यालय हो जाए जिसके लिए मैंने पहल भी किया है, यह हो जाए जिससे किसानों को उसका पूरा का पूरा लाभ मिले, युवाओं को भी उस महाविद्यालय के माध्यम से एक अच्छे कृषक को एक अपना सलाह देने की योग्यता मिल जाए, उन्हें डिग्री मिल जाए, वह सलाहकार के रूप में हो जाए, ऐसे भी हो। यह मेरे मन में लगातार यह मनसा ये घर करते रही है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में स्किल्ड का भी जितने अभी काम हैं और हों, कि कोई लड़का अगर रोजगार चाहता है तो उसे रोजगार तुरंत मिल जाए। और इसी के लिए मैंने यह कहा कि यह सब जब हो जाएंगे, एक बड़ा मैंने अपने भी मेरे आग्रह था कि डिफेंस
का एक जो स्कूल होता है, डिफेंस स्कूल है, वहाँ भी बन सैनिक जाए। स्कूल। सैनिक स्कूल जी। जिसको कहते हैं वह बन जाए। लेकिन इसके लिए मेरा प्रयास जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ये सारे चीज़ उपलब्ध होंगे। बड़े से बड़े काम जब हुए हैं तो यह काम भी होने की लाइन में है। तो यह सब काम भी होगा, तो स्वास्थ्य का भी होगा, किसान का भी होगा, मजदूर का भी होगा, खिलाड़ियों का भी होगा, हमारे उन वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों का भी होगा। जैसे आपको मैं अंतिम खाली बता दूं कि अभी 8 अगस्त को हमारे राज्य के राज्यपाल जी आए थे, जलालपुर में आए थे। ये 2023 8 अगस्त को। 23 में। जी। और एक किसान सम्मान भवन वहाँ बना है उसका लोकार्पण के लिए। किसानों का सम्मान हुआ, गरीबों का सम्मान हुआ, यहाँ तक कि आग देने वाली हमारी महिला डोम भाई और उसका भी सम्मान हुआ। जो आज भी माने जो गांव में आज भी जो डिलीवरी कराती हैं हमारी बहनें, उनका भी सम्मान हुआ, जुआओं का हुआ। ऐसे वहाँ फिर अभी इस 15 जनवरी 2024 को फिर महाराजगंज में माननीय राज्यपाल जी गए थे। वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, वहाँ स्वतंत्रता सेनानी भवन बन रहा है, उसका उन्होंने आधारशिला रखा। एक वीर स्वतंत्रता सेनानी का उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया और वहाँ के सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी और परिवारजनों का उन्होंने सम्मान करने का काम किया। तो हो रहा है। अभी मेरे यहाँ बनियापुर में खेल सम्मान भवन बन रहा है खिलाड़ियों के सम्मान के लिए। अभी उसका आज ही मैंने बात किया, उसका इसी 2-3 दिन में उसका भी आधारशिला रखा जाएगा। उसके लिए सारे पैसे करोड़ रुपया अलॉट हो गए हैं और वहाँ बनेगा। यानी हर क्षेत्र में ऐसे काम जहाँ गतिविधियों का केंद्र बन जाए, गतिविधि का सेंटर हो जाए। खेलों के लिए अलग, किसान के लिए अलग, वैसे समाज के लिए अलग, कल्चर के लिए कला सम्मान भवन बन जाए। आगे आने वाले दिनों में मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा है भी कि हर क्षेत्र के लोगों के सम्मान के लिए केंद्र रहे और वहाँ से वो गतिविधियाँ वह कर सकें और उनके लिए वह एक गतिविधियों का माने केंद्र वो बन करके रहे, वहाँ से गतिविधियाँ हम ले सकें और राज्य और देश के भी गतिविधि को प्रदान करने वाले लोग, शिक्षित करने वाले लोग वहाँ आकर के और वहाँ के उस स्तर के हमारे युवाओं को, उस स्तर के किसानों को सम्मानित करें और उसको प्रशिक्षित करने का काम करें। जो अभी विकास की बहुत सारी बातें आपने करी, लेकिन वो टुकड़ों में हो गया क्योंकि ये पूरी कहानी है, तो कहानी में आपने अलग अलग पार्ट में बता दिया। हम चाहते हैं कि अगर आप एक फ्रेम में जो आपके द्वारा काम किए गए हैं उसके बारे में आप थोड़ा जिक्र कर दें, तो हम शायद जनता को समझाने में सक्षम हो जाएंगे कि हाँ आपने क्या क्या काम किए हैं। देखिए, काम तो बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और मैं अगर आईटीबीपी को स्थापित करना अपने लोकसभा क्षेत्र में, हजारों हजार हमारे युवा वहाँ भर्ती भी हो रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है। जब लोग आते हैं भर्ती होने के लिए तो टेम्पो, खुमचा, अगल बगल के घरों में आवासन करना, उसके लिए पैसे, छोटे छोटे होटल मोटल चलाने वाले को पैसे मिलते हैं। सबसे बड़ी बात उससे कि जितने शादी ब्याह होते हैं, आईटीबीपी का जो कैंटीन है जी, कैंटीन से लोग सम्मान लेते हैं। हर ब्याह वाले को अगर समझिए कि 5,000 से 10,000 रुपया, मतलब वो उसमें आम जनता के लिए भी। आम जनता के लिए मैंने उसको कराया है कि आम जनता को भी दो। अच्छा। दूसरी बात, उसमें मेडिकल जो कॉलेज है, मेडिकल सुविधा, वो भी आम जनता के लिए मैंने उसको सुविधा करा दिया है। आईटीबीपी से भी मेडिकल लोग के सुविधा वहाँ तो मिलेगी। जो सिर्फ सरकारी नौकरी वाले उनको नहीं, बल्कि नहीं जो ना, आम जनता है। हाँ, आम जनता भी उसमें जाकर के अपना इलाज करा सकती है। यह सुविधा मैंने वहाँ बढ़वाया और इसका लाभ लोगों को मिला। और मैंने कहा कि वो कैंटीन से हर माने बच्ची के शादी करने में 10,000 5,000 रुपया का समझिए कि न्योता हो रहा है, लोगों को सहयोग हो रहा है इतना, चूँकि वो सस्ता मिलता है और क्वालिटी का मिलता है, तो इसका लाभ भी बहुत बड़ा मिलता है। एक राष्ट्रीय स्तर पर हमने मांझी से अयोध्या तक जाने के लिए क्रूज, अच्छा, वहाँ राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 40 अच्छा, 40 वो स्वीकृत है और उस पर क्रूज वहाँ लग गया। वहाँ जटी इत्यादि घाट वहाँ बन गया। वहाँ से अयोध्या भी सीधे नहीं जा रही है, लेकिन जल मार्ग वह स्वीकृत है और आसपास के जगहों पर वहाँ के हमारे नौजवान बच्चे शादी ब्याह में उस क्रूज पर चढ़ करके उसका आनंद लेने का काम करें। ये एक बड़ी बात। दूसरा, उसी मांझी घाट पर अटल घाट बन रहा है। अच्छा, कई 1 करोड़ रुपया लगा करके, लगभग 15 करोड़ रुपया तो उसमें लग रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं उसमें सुविधा उसमें होगी कि 110 मीटर लंबा घाट बन रहा है, ठीक है, 47 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, 16 मीटर का उसमें उसका पाथवे होगा, वहाँ हाई माइक्स लाइट लगेगा, वहाँ एक 36 मीटर बाई 16 मीटर का अटल संग्रहालय वहाँ बनेगा,
वहाँ चेंजिंग रूम, हमारे बहनों माताओं को चेंज करने वाला रूम वहाँ बनेगा, वहाँ मुंडन रूम बनेगा, मुंडन करने के लिए, विधि विधान के लिए, माने सारी सांस्कृतिक क्षेत्र से वहाँ उसको करने का काम किया जाएगा। जहाँ हजारों नहीं, कभी कभी तो लाखों लोग वहाँ रहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा हो, छठ का पर्व हो, तो लाखों लोगों को जो असुविधा होती थी वो तमाम उस सुविधा में वहाँ परिवर्तित हुआ है। और सिर्फ वहाँ मांझी के ही लोगों का नहीं, मैं कहता हूँ कि बनियापुर, मलमलिया, दूर दराज के भी लोग वहाँ स्नान कर, चूँकि वह राम घाट के नाम से विख्यात वो घाट है। अच्छा। और वहाँ लोग उस धर्म के आधार पर भी लोग वहाँ पूजा पाठ और ऐसे करने के लिए आते हैं, तो उसका लाभ उनको आज प्राप्त अगर होगा। हमें रोजगार में अगर आप कहें तो चाहे विकास में, तो मसरक से लेकर के महाराजगंज, महाराजगंज से मसरक रेलखंड डेड लाइन में था। अच्छा, माने डेडलाइन मतलब? मृत हो गया था, वो अब नहीं होने वाला था। 36 जगहों पर लगभग उसमें अवरोधक थे, लेकिन मैं मोदी जी को फिर से बधाई दूंगा, रेल मंत्री जी को। उस समय उसका शुभारंभ करने के लिए जब वो बन गया, करीब 350 करोड़ रुपये उसके लिए लगे पूरा चालू करने में, और बना तो रेल राज्य मंत्री उस तत्कालीन आदरणीय मनोज सिन्हा जी आकर के उसका शुभारंभ कराने का काम किया है। यह एक बड़ा काम लोगों को, मैंने रेक पॉइंट की बात किया, उसी स्टेशन पर रेक पॉइंट बन गया, तो रेक पॉइंट से हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जो सामान है वो सामान ट्रेन से जो आते हैं, आराम से जो आते हैं, गुड्स ट्रेन जो आते हैं, सस्ता भी होंगे लोगों को, और वहाँ के छोटे छोटे लोगों को, फलदार से लेकर के गाड़ी ठेला चलाने वाले लोग, चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, पापड़ बेचने वाले, बादाम बेचने वाले, भूंजा, वो सबको भी उसका लाभ मिले। और वहाँ के व्यवसाय भी बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग रेक जब लगाएंगे आएंगे तो वहाँ के अगल बगल के दुकानों से ही सामान खरीदेंगे, उसका एक लाभ, एक बड़ा लाभ उसका माने मिलेगा। हम अगर आगे उसको अगर आगे बढ़ करके देखें तो बिजली भी गाँवों तक नहीं थी। हम जब प्रथम बार चुनाव लड़ रहे थे 14 में, तो गाँव गाँव में यह बोर्ड लगा हुआ था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, यह बोर्ड ये जनता का मैसेज था? जनता का मैसेज था। लोग गांव में प्रवेश नहीं करने देते थे लोगों को। हमारे कार्यकर्ता जाते थे, समझाते थे कि यह मोदी जी का दूत है, मोदी जी की सरकार बनेगी तो सारी सुविधाएं होगी। या सिगरीवाल हैं तो बहुत लोग जानते थे ये विधायक मंत्री के रूप में, तब लोग वहाँ गाँव में प्रवेश होने देते थे, और तब लोगों ने वोटिंग किया। बहुत गांव वोट नहीं भी किया, बहुत जगह फिर वोटिंग पर लोग राजी हो गए कि ठीक है कि आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जीतने के बाद बिजली ला दीजिएगा। मसरक में डुमरसन एक बड़ा बाजार है, आपको मैं बताऊं, वहां बिजली नहीं थी, बड़ा बाजार है जो बिजली, जो व्यवसाय का करोड़ों रुपया का आदान प्रदान प्रतिदिन, करोड़ों में, वहां बिजली नहीं थी। आसपास के दर्जनों गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन एक समय सीमा के अंदर जो मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना मिशन के तौर पर लाया, उसके माध्यम से वहाँ उसका लाभ आज वहाँ मिल रहा है लोगों को, और सब जगह बिजली आज यह पहुँच गई सुविधा। मैं सबसे माने यूनिक बात मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ सैनिटरी पैड जो है वो फ्री में बढ़ता है। मेरे यहाँ मशीन लगे हुए हैं मेरे क्षेत्र में, पूरे जिले में? पूरे जिला में नहीं, मेरे लोकसभा महाराजगंज क्षेत्र में लगे हुए हैं। और अभी तक लाखों हमारे उस बहनों और माताओं को जागरूक भी किया गया कि इसके न लगाने से, गंदे कपड़े यूज करने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, उसके लिए ब्रोशर उसको बांटे जाते हैं, कैंप लगाए जा करके उनको फ्री में दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है। ये कब से हो रहा है? यह हो रहा है, पिछली जो सरकार बनी थी उसका शुभारंभ है जब उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे, तो वो आकर किए थे। अच्छा। इस सैनिटरी पैड वितरण का, उस मशीन का उद्घाटन सूबे के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री आकर किए थे। बड़ी संख्या में माताएं थी, और वह काम लगातार चल रहा है, निर्विघ्न रूप से चल रहा है। लाखों के तादाद में हमारे बहनों को अभी तक मिल गया होगा, और कंटिन्यू जारी है। अच्छा, कंटिन्यू यह जारी है, उसका लाभ आज बहनें ले रही है। हमारे साथ उसके डायरेक्टर के रूप में काम करती है हमारी एक अच्छी युवा बहन, जो घर घर तक समझाती भी है, उसकी टीम है। अच्छा। टीम के लोग जा कर के लोगों को समझाना, काम करने का काम करते हैं। हम उसके अलावा लोगों को राशन कार्ड की कमी थी, 14 के पहले राशन कार्ड भी नहीं था। हम लोगों ने कैंप लगाकर राशन कार्ड भी बनवाया, आज उसका लाभ आज लोगों को आज वह मिल रही है। मलमलिया में सबसे बड़ा फ्लाईओवर, आपको मैं बताऊं कि वह पहला वह फ्लाईओवर होगा जिस पर 4-4 पॉइंट, गंडक नहर को क्रॉस कर रहा है, वह रेल को क्रॉस कर रहा है, NH को क्रॉस कर रहा है, और SH को क्रॉस कर रहा है। वहाँ एक पार्ट जो है, जो 200 मीटर के बीच का गैप, आर्च पुल, वहाँ दो जगह एक के पुल पर आर्च पुल बना। अच्छा। है, एक गंडक और रेल के मिला करके, और एक वहाँ जो NH SH जहाँ क्रॉस करता है
चौराहा वहाँ बना हुआ है। और आज लोगों को जो घंटों लग जाता था जाम की वजह से, आज लोगों को आसानी, स्मूथ गाड़ियाँ भाग रही है, कहीं ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक अपने आप में एक अजूबा और अनूठी काम हुए। बहुत बैंकों की शाखा नहीं थी, तो बैंकों के शाखा को भी मैंने, जैसे कोपा में, दाऊदपुर में, रसूलपुर में, ऐसे कई एक दर्जनों बैंकों की शाखा, स्टेट बैंक और उस समय के पंजाब बैंक मैंने स्थापित किया, जलालपुर में, ऐसे कई एक बैंकों को भी हमने स्थापित कराया, और जिसके वजह से लोगों को आज माने अपने आदान प्रदान, मनी आदान प्रदान में लोगों को आज सुविधाएं मिल रही। यह काम लगातार आज हुए हैं और इसका लाभ हमें लगता है कि आज हमारे लोग उसका लेने का काम कर रहे हैं। दर्जनों ट्रेनों का ठहराव आपने देखा होगा कि ट्रेनें नहीं, अब एकमा एक स्टेशन है, तो आज़ादी के बाद इतने दिन तक आधे पर प्लेटफॉर्म था, आधे पर ट्रेन रखते थे, आधे पर पटरी पर लोग उतरते थे। तो अगर 10 बोगी है तो हाँ, 5 बोगी तक प्लेटफॉर्म 5 है। बोगी पटरी, 5 बोगी पर लगती अच्छा। थी। आज ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया कि 2-2 ट्रेन एक बार लग सकती है। बाबा महेंद्रानंद हॉल्ट माने स्टेशन था, वहाँ भी यही स्थिति थी। पुराने जमाने का प्लेटफॉर्म था, नीचे बड़ी लाइन हो गई, छोटी लाइन का रहा होगा, तो सराहा पटरी बन गई, लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म लेकिन उसका इजाफा उन्नयन नहीं हुआ था। महिलाएं गिरती थी, वृद्ध गिरते थे, ट्रेनें छूट जाती, कितने घटनाएं घट गई थी। लेकिन आज एकदम समानांतर रूप से एकदम सुंदर व्यवस्थित, आज वहाँ एक तो फुट ओवर ब्रिज भी बन गया, और दूसरा वो प्लेटफॉर्म भी, पहला दूसरा दोनों प्लेटफॉर्म बन गया, वो कंप्लीट हो गया, और लोगों को उसका लाभ मिला। दर्जनों ट्रेनों के ठहराव भी, जैसे कुछ प्रमुख नाम जैसे पाटलिपुत्रा जाने के लिए लखनऊ पाटलिपुत्रा ट्रेन हो, थावे टाटा ट्रेन हो, इसके अलावा हमको लगता है दिल्ली जाने के लिए जो माने श्रमजीवी एकमा दाऊदपुर, ऐसे इधर फिर आप चले जाइए तो मसरख भी, श्याम कोड़ियाँ भी, ऐसे ट्रेनों का ठहराव माने हुआ। इससे लोगों को माने लाभ मिल रहा है। जो पहले जब श्याम कोड़िया एक ट्रेन के ठहराव के लिए हम गए, जो लखनऊ पाटलिपुत्रा जो ट्रेन है, तो माने उसी दिन संजोग से उस माने क्षेत्र की 3-4 लोगों को इलाज कराने के लिए जाना था, तो वह लोग उस ट्रेन से गए। वह 100 रुपया मात्र भाड़ा वहाँ से वहाँ का था, और ऐसे वो कह रहे थे 300 रुपया जाने का, 300 आने का, और ऐसे हम लोगों को इस माने वहाँ से बस स्टैंड से वहाँ तक जाने का पैसा किराया लगता। मैंने उसी दिन बताया कि एक परिवार का हज़ारों रुपया तो आज ही बच गया। आने जाने की सुविधा भी सुगमता से हो गई, लटक करके जाना, रिजर्व गाड़ी करिए तो उसके लिए परेशानी होती थी। तो यह सब सुविधाएं माने व्यापक आज हमको लगता है कि आज हमारे क्षेत्र की जनता को आज हुई है। अभी आज ही प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन जुड़ करके इससे मेरे क्षेत्र को भी एक बड़ा सौगात दिया है। सारण के लिए तो 100 करोड़ दिया है ये सौगात के रूप में। आप मांझी से लेकर के और कचहरी तक स्टेशन तक दोहरीकरण का, मांझी पर एक ही करण था। अच्छा। जो वहाँ बकुलाहा हो चाहे इधर मांझी हो, एक ट्रेन जाती थी, एक ट्रेन रुकी रहती थी, लेकिन 2 पुल भी बन गया, दोहरीकरण इसका हो गया, विद्युतीकरण हो गया। उसका आज ही लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेरे क्षेत्र में छोटे स्टेशनों को वन स्टेशन वन जो अपना प्रोडक्ट्स है जो बेचने का, प्रधानमंत्री का लोकल को वोकल करने में, उसमें मेरा चैनवा, एकमा, मसरख ये स्टेशन सिलेक्ट हुए हैं। वहाँ उनको सुविधा यह मिलेगी। मेरे लोकसभा क्षेत्र के एक एकमा स्टेशन पर 100 फुट ऊंचा, 30 फीट 100 फुट ऊंचा पिलर पर 30 फुट लंबा और 20 फीट चौड़ा राष्ट्रीय फ्लैग फहरा रहा है। वो देहात का पहला स्टेशन है जहाँ ये फहरा रहा है। वह एक राष्ट्रीय संदेश देने का काम कर रहा है। अमृत एकमा स्टेशन, अच्छा, अमृत भारत स्टेशन मेरे यहाँ का जुड़ा, मसरख भी हुआ उसमें, और उसमें एकमा भी हुआ है। ये गांव के लिए भी हमें लगता है कि रेल से लेकर के सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, या लोगों को काफ़ी सुविधा मिली है। मैंने फ्लाईओवर, मैंने कहा कि दर्जनों फ्लाईओवर मेरे यहाँ बने। आप यहाँ से चले जाइए तो मसरख होकर के आगे डुमरसन तक, बीच में ऐसा समय आया था बाढ़ के समय में कि 3 महीने तक रोड से गाड़ी नहीं चली वहाँ। 3 महीने तक इतना बड़ा कटाव हो गया था बाढ़ में कि गाड़ी निकलने का लोग ट्रैक्टर से दाएं बाएं कर निकलते थे या दूरी तय कर करके आते थे। लेकिन आज उस पर मैंने फ्लाईओवर बना दिया 42 करोड़ रुपया लगा करके भारत सरकार के, और वहाँ अब फ्लाईओवर से लोग स्मूथ आते और जाते हैं। वहाँ मसरख से लेकर के और मलमलिया जाने के बीच में भी, और यह तो मैंने कहा कि मैंने मलमलिया में जो बना है उधर मोहम्मदपुर से और इधर बनियापुर जाने के बीच में एक जगह पर 2-2 फ्लाईओवर बड़ा बना है। अच्छा, 100%। यहाँ पर जाइए तो साधपुर में फ्लाईओवर यहाँ बना है,
जो कहीं भी जो वो भी एक समस्या थी, जाम हो जाता था, लोगों को परेशानी होती थी जब रेलवे क्रॉसिंग पर बंद रहता था। तो आगे रसूलपुर के पहले भी उस पर भी एकमा और रसूलपुर के बीच में भी आमडाढ़ी जिसको कहते हैं, वहाँ फ्लाईओवर बना है, वहाँ भी घंटों जाम में लोग फंसे रहते थे। यह सब जो नहीं होने वाला था सो काम आज हुआ है। हमें लगता है कि यह देश को आगे बढ़ाने का, देश को ऊंचाई तक ले जाने का, देश को विकसित भारत और विश्वगुरु बनाने का यह जीता जागता उदाहरण भी है। और उससे पायदान को और आगे बढ़ाते हुए हम देख भी रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। यह सब समस्या थी, समस्या का निदान हुआ, लोगों को चलने में फिरने में ये सब कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता था वो कम हुआ है। ये लगातार यह भाव हमारे यहाँ बढ़े हैं। हमें हेल्थ के क्षेत्र में भी कई एक जगहों पर जो पहले चिकित्सक भी नहीं थे, पहले कम बेड का अस्पताल था, जैसे बनियापुर में कम बेड का था, जलालपुर में कम बेड, सबको 50-50 बेड का वो अस्पताल हो गया। ये सब काम हो चुका है? काम ये सब हो चुका है जो मैं कह रहा हूँ। मैं आगे मैंने मोहम्मदपुर चले जाइए, मोहम्मदपुर के बीच में मैंने कहा कि मदारपुर जगह वहाँ अस्पताल नहीं था। लकड़ी नबीगंज में लोग अस्पताल के नाम पर वोट मांगते थे कि इस बार जीतूंगा तो अस्पताल यहाँ ला दूंगा। मैंने प्रथम में भी अपने निजी फंड से 25 लाख रुपया उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिया, कुछ सरकार से कराया, तब तक मेरी सरकार मेरे सहभागी में आ गई, तो वहाँ उसको स्थापित करने का काम किया। कई एक जगह लैब के लिए भी तकनीक को हमने किया। कई एक जगह स्मार्ट क्लासों के लिए मैंने व्यक्तिगत पैसा दिया, सरकारी स्कूलों में। हाँ, स्मार्ट क्लासों के लिए। कई एक जगह मैंने फ्री में, हमको लगता है कि ऐसे कई एक दर्जन विद्यालयों में मैंने सैनिटरी पैड का फ्री में लेने वाला मशीन मैंने स्थापित कराया, फ्री में मशीन। मैंने सैकड़ों विद्यालयों में आरओ सिस्टम का पानी का मैंने लगाया, सैकड़ों विद्यालय में, जो गांव के विद्यालय में बच्चे रहते हैं आरओ के पानी पीते हैं। जल ही जीवन है, लेकिन अशुद्ध जल पीने से कई एक बीमारियां होती हैं, तो मैंने आरओ सिस्टम वहाँ खड़ा करवाया है। या जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सकता है उसको हम सब ने माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन पर, जो लोकल को वोकल, गांव को आबाद करो, गांव को आगे बढ़ाओ, वो दिशा में प्रयास कर इस धरती पर उतारने का हमने काम किया है। अंत में बस एक लाइन अपने समर्थकों और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? बस एक ही बात कहूँगा कि इस बार का जो 2024 के जो यात्रा है, जो चुनाव है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरी पारी जो शुरू होगी, जिसमें हमें देश को आगे बढ़ाना है, उसमें एक एक कार्यकर्ता, एक एक सहयोगी, एक एक मतदाता हर छोटे छोटे बातों के घेरे में न आकर करके एक विशाल और बड़ा मन और भाव बना करके देश के हित में, राष्ट्र के हित में वोट करें। यह राष्ट्र रहेगा, यह देश रहेगा, देश आबाद रहेगा तो हम भी आबाद रहेंगे। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, इस भाव से आप वोट करें। आपको हो सकता है कि कोई कहीं बहकाने का प्रयास कर रहा, लेकिन बहकने की जरूरत नहीं। मोदी जी इस देश के लिए आवश्यक हैं। मोदी जी रहेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, दुनिया पर भी भारत का परचम लहराएगा। और उसके लिए जनार्दन सिग्रीवाल को भी आप भेजेंगे तो मोदी जी मजबूत भी होंगे। इस क्षेत्र का भी कल्याण महाराजगंज का होगा, या सारण का भी कल्याण होगा, बिहार का भी उसमें कल्याण होगा, और देश के कल्याण करने में आपका बड़ा योगदान होगा। आपको लगेगा कि मैं वोट अगर दिया हूं तो देश के कल्याण के लिए दिया हूं, देश मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है तो उनके समर्थन के लिए मैं वोट दिया हूं। उसका लाभ आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, देश की उन्नति के शिखर पर जब जाएगा तो आपके मन को सुकून होगा वोट देने के बाद कि जिसे मैं वोट दिया आज वह देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं पुनः अपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र वासियों का हृदय से बधाई, मैं बिहार वासियों का, सारण वासियों का बधाई, विशेष कर के CPS जो हमारे स्कूल है, इसके डायरेक्टर हरेंद्र जी को भी आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग ज्योत जला रहे हैं। जहाँ हम लोग बैठे थे, यह चंदमारी का यह जगह, यहाँ जल जमाव का यह अड्डा था और आज यह शिक्षा का केंद्र बन गया है। इसके लिए हृदय से बधाई। शिक्षा का केंद्र आपने बना दिया, राज्य में स्थापित किया। यह मिशन है, यह संकल्प है, जो मोदी जी का भाव है संकल्प से सिद्धि तक, इसको हरेंद्र जी ने भी कर करके दिखाया है। इसलिए इनको भी बधाई। जो छात्र आप देखें किस क्वालिटी के छात्र यहाँ आ रहे हैं, दूसरे अनुकरण कर रहे हैं, इसके लिए भी हृदय से बधाई। आप आगे बढ़ते रहिए और क्षेत्र के अंधकार को प्रकाश में बदलते रहिए, यह मेरी शुभकामना है। क्योंकि आप मेरे क्षेत्र से भी आते हैं और मेरे एक अति प्रिय एक मित्र, साथी, सहयोगी के नाते भी आप हैं, इसलिए हृदय से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।